Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to cover the landform that are formed by glacier and their evolution. So सबसे पहले वी शैल डिस्कस कि ग्लेशियर होते क्या हैं। ग्लेशियर लार्ज मासेस आइस के होते हैं जो कि स्लोली मूव करते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनका जो मूवमेंट होता है वो मेजरली ग्रेविटेशन के ही कारण होता है। आपके जो ग्लेशियर्स रहते हैं वो दो टाइप से मूव करते हैं। एक आइस शीट के तौर पे मूव करेंगे या फिर एक वैली ग्लेशियर के तौर पे मूव करेंगे। आइस शीट के मूव तौर पे जब करते हैं जब एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर रहता है, जैसे कि आप अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका इज़ अ कॉन्टिनेंट फिल्ड विथ आइस ओनली। तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होगा वो होता है आइस शीट के फॉर्म में। ये वास्ट एरिया में फैला हुआ होता है और ये प्लेन्स या फिर फुट के माउंटेन वाले एरिया पे मूव करता है। मतलब यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट कम होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा होता है। ये जो फुट के माउंटेन पे जो मूवमेंट होता है जिस ग्लेशियर का, उसको कहते हैं पिडमेंट ग्लेशियर। एक होता है वैली ग्लेशियर। जब आपका डाउन द माउंटेन मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज़ कन्फाइंड बाय द वैली वॉल्स, इसको कहते हैं आपका वैली ग्लेशियर से जो आपका मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो आपका ग्लेशियर है इट विल मूव लाइक अ स्लो रिवर। देन ग्लेशियर जो एरोड करता है अपने साथ जो मटेरियल्स को, वो दो तरीके से करता है। एक रहता है प्लकिंग और एक रहता है एबर्शन। प्लकिंग रहता है कि जो आपका आइस है वो रॉक्स के अंदर ही जो क्रैक्स हैं उनमें फ्रीज कर जाए और जब पुल आउट हो तो एक एंगुलर ब्लॉक्स को प्रोड्यूस करे जो कि शार्प रहेंगे, जैगेड रहेंगे और दे आर डेब्रीज। मतलब आपका रॉक है, उसके अंदर आइस फ्रीज हो गई, जब उसके ऊपर से ग्लेशियर निकला तो वो भी मूव करा और उसके वजह से लार्ज एंगुलर ब्लॉक प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है एबर्जन, जो रॉक फ्रेगमेंट रहते हैं जो आइस में ही आइस के साथ ड्रैग होके चले जाते हैं वैली के फ्लोर और साइड्स पे। अब मान लीजिए कोई वैली है जहाँ से ग्लेशियर जा रहा है, उसमें ऑलरेडी जो रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं विच आर ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड, वो नीचे जाएंगे तो उसको कहेंगे एबर्शन। अब आपके ये जानना ज़रूरी है कि जब एक जगह ग्लेशियर गया, एक जगह से मूवमेंट हुआ और फिर उसने फाइनली स्टॉप कर दिया, तो उसके पीछे क्या क्या बचता है। आपको मिलेगी एक राउंड हिल्स, लो राउंड हिल्स, आउटवॉश प्लेन मिलेगा और अदर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। तो अब लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लैंडफॉर्म्स आपको दो टाइप के मिलेंगे, एरोजनल एंड डिपोजिशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द एरोजनल लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट एरोजनल लैंडफॉर्म है सिर्क। सिर्क ये जो लैंडफॉर्म रहता है ये बाउल शेप्ड रहता है, डीप रहता है और वाइड बेसिन रहता है एट द हेड ऑफ ग्लेशियल वैली। मान लीजिए इस शेप का रहता है, बाउल शेप का। ये इसका हेड वाइज मतलब ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्टीप रहता है, इसकी साइड में भी वॉल्स रहती हैं, सिर्फ डाउन स्लोप जो रहता है वहाँ पे ही ओपन रहता है। आप एक कटोरी को समझिए जो तीनों साइड से वॉल हैं उसकी और सिर्फ एक साइड से वॉल नहीं है, दैट इज़ सिर्क। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए एक माउंटेन टॉप पे स्नो का अकम्युलेशन हो रहा है, स्नो धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस रोटेट करेगी और डाउन स्लोप पे मूव करेगी। ये जो उसका मूवमेंट रहेगा वो इतना इंटेंस रहता है जिससे प्लकिंग और एबर्शन दोनों होते हैं। इसकी वजह से एक हॉलो क्रिएट हो जाता है, उस हॉलो को अपन कहते हैं सिर्क। ये जो सिर्क रहेगा इसमें जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाता है थोड़े समय बाद, अगर होता है तो वो जो वाटर है, सिंस इट हैज़ नो प्लेस टू गो, इट गेट्स कलेक्टेड देयर इटसेल्फ, क्योंकि रॉक हैं उसके आसपास, तो उससे बनता है एक सिर्क लेक जिसको कहते हैं टार्न रेक। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही माउंटेन पे बहुत ज़्यादा ये लैंडफॉर्म्स बन गए हैं,
एक दूसरे के नीचे, मान ली एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया है, क्योंकि ग्लेशियर तो अलग अलग हाइट पे एरोड हो रहा है, तो इसलिए आपका स्टीप्ड सीक्वेंस वाला एक माउंटेन क्रिएट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस। जब आपकी हॉर्न जो है, ये हॉर्न होता है एक पिरामिडिकल पीक जो फॉर्म हो जाती है। ये मैंने डायग्राम बनाने का ट्राई किया है। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, उसका ये एक टाइप है सिर्क, ये एक है और इसके पीछे भी 2-3 हैं। सो देयर विल बी अ पॉइंट, ऐसा बहुत शार्प पॉइंट की एक पिरामिडिकल पीक बन जाएगी, उसे ही कहते हैं हॉर्न। जब 3 से ज़्यादा सिर्क एक साथ एरोड हो जाते हैं एक जगह से, और दे कट बैक द माउंटेन फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, तो एक पीक बचती है जो कि शार्प रहती है और स्टीप साइडेड रहती है। अगर आपने कभी भी माउंट एवरेस्ट को देखा हो, तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ऐसी हो, ऊपर की तरफ है, बहुत ज़्यादा शार्प है, तो उसके आसपास जो सिर्क हैं उन्हीं ने एरोड करा है, उसी के कारण वो इतनी शार्प हो गई है। अब सेरेटेड रिज क्या रहती है? दो जो सिर्क हैं उनने अपनी अपनी जगह से रॉक्स को तो इरोड कर दिया है साइड में, पर उनके बीच में एक स्ट्रिप ऑफ रॉक बच जाती है। उस स्ट्रिप रॉक को, जो बहुत नैरो है, जो नाइफ एजेड है, मतलब शार्प है, इस रिज को ही आप कहते हैं सेरेटेड रिज या एरिटिस। ओके, सेरेटेड रिज जो है ना वो अनइवन दिखती है, क्योंकि वहाँ पे इरोजन हुआ रहता है, और यहाँ की जो प्लकिंग है वो ज्वाइंट कंट्रोल है, दोनों साइड से यहाँ की प्लकिंग हुई है। सिर्क के नीचे ग्लेशियर स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब यहाँ पे आपका ग्लेशियर है वो फ्लो करना शुरू करेगा। यहाँ पे वैली जो है वो वाइड हो जाएगी, धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगी, उसकी जो साइड्स हैं वो स्मूथ होती जाएंगी, और इसी के साथ आप देखेंगे फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ग्लेशियल वैली का। ग्लेशियल वैली यू शेप्ड वैली रहती है, वी शेप्ड वैली क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो आपका सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा है जिस तरीके से नदी में हो रहा है, यहाँ पे आपका साइड्स भी रिमूव हो रही हैं। या आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर है वो वैली का फ्लोर रिमूव नहीं करता है, साइड्स भी रिमूव करता है, इसके लिए यहाँ पे यू शेप वैली फॉर्म होती हैं। इस वैली में होंगे मोरैनिक डेब्रीज, स्वम्पी पाथ, लेक फॉर्म हो जाएंगी, जैसे कि ओवर डीपनिंग के कारण या फिर मोराइन डैम्स के कारण। हैंगिंग वैली क्या रहती है? मान लीजिए एक ग्लेशियर है वो एक वैली में फ़्लो कर रहा है, बट एक छोटा सा और पार्ट है ग्लेशियर का, वो अलग जगह से फ़्लो कर रहा है, दैट इज़ डिफरेंट ग्लेशियल वैली। और उसको जब आप देखोगे, जब वो मेन वैली से मिलता है, सो सिंस वो बहुत छोटा था तो इसका एरोजन कम हुआ, तो उसके लिए वो उठा हुआ दिखता है। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ हैंगिंग वैली। मैं अच्छे से समझाती हूँ। एक बिग ग्लेशियर है वो मेन वैली में फ़्लो कर रहा है, वो मेन वैली में फ़्लो कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत एरोजन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लैंड मास उसके साथ एरोड हो रहा है, तो यू शेप वैली जो है वो बहुत बड़ी बन रही है। पर कहीं से एक छोटी ग्लेशियर वैली भी फ़्लो कर रही है, ये साइड वैली कहलाएगी। मतलब जो मेन वैली है उसके साइड वैली में भी जो ग्लेशियर वैली फ़्लो कर रही है, ये क्योंकि छोटा ग्लेशियर है, इट विल कट लेस। अब जब ये ग्लेशियर जब मेल्ट होने लगेगा, ये मेल्टेड जो वाटर है इट विल ज्वाइन द मेन वैली। मेन वैली जो रहेगी, क्योंकि उसका इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसने ज़्यादा लोअर तक इरोजन किया है, तो इट फ्लोज मच लोअर। साइड वैली जो रहेगी वो हायर रहेगी, और इसलिए जो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो दूसरी वैली है इट इज़ हैंगिंग इन द एयर। वाटर जो है वो अधिकांश समय फॉल करता है वाटरफॉल की तरह। मैं आपको इसकी फ़ोटो ही दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। आई डोंट थिंक सो आई हैव अ गुड फोटो, बट या हेयर इट इज़। ये मेन वैली है, यहाँ से ग्लेशियर आया और मेन वैली ने इतना इरोड कर दिया। ये छोटी हैंगिंग वैली थी, यहाँ पे इतना ही इरोजन हो पाया है। अब आप देखिए ये कितना ऊपर है एलिवेटेड, और ये कितना नीचे है। यहाँ से जो वाटर गिर रहा है, जो ग्लेशियर पिघल गया है, वो हो रहा है वाटरफॉल के फॉर्म में। और ये जो वैली है साइड वाली, दिस इज़
हैंगिंग वैली। फिर अब हम पढ़ेंगे फ्योर के बारे में। यू शेप वैली में जब आपका सी लेवल राइज हो जाएगा या फिर लैंड ही सबसाइड हो जाएगा तो सी वाटर फ्लड कर जाता है वैली को। इसकी वजह से एक लॉन्ग नैरो सी इनलेट बन जाता है जहाँ विथ वेरी स्टीप साइड। जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पे पहले यहाँ तक आपका ग्लेशियल वाटर आ रहा था, बट समहाउ क्लाइमेट चेंज हुआ या फिर जो भी हुआ उसके कारण आपका सी लेवल बढ़ गया या फिर लैंड सबसाइड हो गया। तो अब यहाँ पे जो वाटर है इट इज़ डायरेक्टली गेटिंग इनटू द सी वाटर विथ अ स्टीप वैली। आप देखिए यहाँ पे कि वॉल, यहाँ की जो वॉल है इट इज़ सो स्टीप, तो इसको कहते हैं फ्योर। Then let's discuss about depositional landforms. Depositional landforms क्या होते हैं? जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने साथ साथ प्लग और स्क्रैप करता है रॉक्स को। वो उन रॉक्स को अपने इनसाइड अपने आइस के साथ मूव करेगा। बट जब वो रुक जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लेशियर मेल्ट कर गया, तो वो अपने साथ जितना भी डेबरीज और जितना भी मटेरियल रहा था वो उसको वहीं छोड़ देगा। उसकी वजह से आपके बनते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वील स्टडी ग्लेशियल टिल, मोराइंस, एस्कर्ट्स, आउटवॉश प्लेन्स एंड ड्रमलिन्स। ग्लेशियल टिल क्या रहते हैं? आइस मेल्ट कर जाती है तो वो अपने जो डेबरीज है उनको विदाउट सॉर्ट करे ही छोड़ देती है ना। यही जो डिपोजिशन रहता है, जो आइस मेल्ट करने के बाद विदाउट सॉर्टेड मटेरियल है, इसे कहते हैं ग्लेशियल टिल। ये अनसॉर्टेड रहता है, अनलेयर्ड रहता है, एंगुलर और सब एंगुलर रहता है। एंगुलर इन द सेंस अगर ये शार्प है तो ये शार्प ही रहेगा क्योंकि इस पर इतना वर्क नहीं हुआ है कि स्मूथ हो जाए। अब ये जो मेल्टेड वाटर है इसको कैरी करेगा क्योंकि अब यहाँ पे तो छोड़ दिया ग्लेशियर ने, बट ग्लेशियर गॉट मेल्टेड एंड सम ऑफ द मटेरियल विल बी कैरीड फॉरवर्ड। अब ये जो मटेरियल है ये सिर्फ स्मॉलर मटेरियल को, अब ये जो वाटर जा रहा है ये सिर्फ स्मॉल मटेरियल को ही ले जा पाएगा, जो वहाँ से रोल एंड राउंड हो जाएंगी एजेस, शॉर्ट हो जाएगा मटेरियल। इसकी वजह से आपका बन जाता है आउटवॉश। मतलब पहले ग्लेशियर से जो आपका डेबरीज आ रहा है वो आपका रहेगा ग्लेशियल टिल, और जब जो ग्लेशियल टिल है जो मेल्टेड वाटर की वजह से अब आगे जा रहा है, जो आपका सॉर्टेड है जिसमें लेयर्स हो गई हैं अब, और बहुत अच्छा बारीक रोल एंड राउंडेड एजेस वाला जो मटेरियल है उसको अब कहेंगे आप आउटवॉश। टिल जो रहता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, टिल रहता है आइस डिपॉजिट एंड आउटवॉश रहता है इट्स द वाटर डिपॉजिट। देन सेकंड होता है मोराइंस। मोराइंस आपके जो मोराइंस का पहला टाइप है इट इज़ टर्मिनल मोरैन। ग्लेशियर जो रहता है एक जगह आके रुक गया तो उसके आगे वाला जो एरिया है वहाँ पे डेब्रीज पाइल अप कर जाएंगी ऑन द माउथ ऑफ द ग्लेशियर। इसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिज बन जाएगी अक्रॉस द वैली। ये जो रिज है अधिकांश समय मैक्सिमम एक्सटेंट बताती है ग्लेशियर का, इसको कहते हैं टर्मिनल मोरैन। लेटरल मोरैन क्या होता है? वैली की दोनों साइड जो रहेंगी अलोंग बोथ द साइड्स ऑफ वैली रॉक फॉल कर रहे रहते हैं वॉल से, डेबरीज जो है वो साइड वे पुश कर दी जाती है। इसकी वजह से पैरेलल में, वैली के पैरेलल में ही आपकी रिजेस जो बनेंगी उनको कहते हैं लेटरल मोरैन। ओके, एक है आपका टर्मिनल मोरैन जो कि आपके ग्लेशियर के माउथ पे बनेगा, एक है लेटरल मोरैन जो वैली के पैरेलल में बनेगा। अब है मीडियल मोरैन। जब टू वैली के ग्लेशियर्स मर्ज कर जाते हैं और उनके अंदर के जो लेटरल मोरैन हैं वो मर्ज कर जाते हैं, इसकी वजह से एक डेब्रीज रिज बनेगी उन दोनों ग्लेशियर्स के बीच में। लाइक यहाँ से एक ग्लेशियर था और इसके यहाँ पे और यहाँ पे था, और यहाँ से एक ग्लेशियर था उसके भी यहाँ पे और यहाँ पे था। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच में एरिया में जो मोरैन बन रही है दैट इज़ मीडियल मोरैन। देन होता है ग्राउंड मोरैन। मान लीजिए एक ग्लेशियर है वो बहुत रैपिडली रिट्रीट कर रहा है, तो वो अपनी जो टिल है वो हर जगह छोड़ के जाएगा अनइवन इरेगुलर तरीके से। वहाँ पर जो वो मोरैन बनेगी इट इज़ अनइवन, उसका सरफेस इरेगुलर है, इसको कहते हैं ग्राउंड मोरैन। सो वी हैव स्टडीड 4 टाइप ऑफ मोरैन,
ग्राउंड मोरैन, मीडियल मोरैन, लेटरल मोरैन एंड टर्मिनल मोरैन। अब होते हैं एस्कर्स। एस्कर्स क्या रहते हैं? जो आपका मेल्टेड वाटर रहता है ग्लेशियर के अंदर, वो अंडरग्राउंड जाएगा ग्लेशियर के और वो आइस के यहाँ पे मूव करने लगेगा। इट फ्लोज बीनीथ द ग्लेशियर। जब वो आइस में फ्लो करेगा तो इट मेक्स टनल। ये जो टनल है इसकी वजह से और आइस की वजह से जब वाटर स्लो डाउन होगा तो उसके साथ जितना भी कोरेस मटेरियल है, कितना भी डेबरीज है, वो उसको वहाँ पे ड्रॉप करता चला जाएगा। मतलब आपके ग्लेशियर के अंदर की जो आइस टनल है उसी में वाटर की वजह से डिपोजिशन शुरू हो रहा है। थोड़े समय के बाद क्या होगा? ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, आइस डिसअपियर हो जाएगी और जो स्ट्रीम ने जो डिपॉजिट करे थे, जो डिपोजिशन हुआ था, वो एक लॉन्ग रिज की तरह बाहर आएगा। उसको कहते हैं एस्कर्स। मतलब पहले समय में जो ग्लेशियर के अंदर ही वाटर की वजह से जो डिपोजिशन हुआ है, जब ग्लेशियर पिघल जाएगा, जब वो बाहर आते हैं वो लैंडफॉर्म्स, दे आर नोन एज एस्कर्स। देन आउटवॉश प्लेन होता है। ग्लेशियल माउंटेन के फुट पे ये रहता है। मेल्टेड वाटर जो है वो फैन, एल्यूवियल फैन जैसे पड़ा था वैसे फैन के आउट पे, फैंस के तौर पे आती है। यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉप हो जाती है, सेडिमेंट हर तरफ फैल जाते हैं। अगर बहुत सारे मल्टीपल आउटवॉश फैंस बन जाते हैं और वो मर्ज कर जाते हैं, दिस क्रिएट अ वास्ट फ्लैट प्लेन, जिसको कहते हैं आउटवॉश प्लेन। मतलब बहुत सारे आउटवॉश फैंस जब मिल जाएंगे, इट विल मेक आउटवॉश प्लेन। और ड्रमलिन्स क्या होती है? जब ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा थिक टिल के ऊपर मूव कर जाए, कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी थिक टिल है, उसके ऊपर ग्लेशियर आ जाए, ये जो टिल है ये कंप्रेस हो जाएगी, मोल्ड हो जाएगी, प्रेस्ड हो जाएगी और इसकी वजह से जो वहाँ पे जो ऑलरेडी टिल है उसका कंप्रेशन मोल्ड की वजह से एक बहुत ओवल सा शेप बनेगा, स्मूथ ओवल शेप, उसे आप कहते हैं ड्रमलिन्स। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हॉर्न है, एरिथी है, सिर्क है और ड्रमलिन इसमें नहीं बताया गया है, पर ड्रमलिन इज लाइक दिस, ऐसा जो एरिया बन जाएगा। दैट इज इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस landforms made by waves and currents and by winds, and by completing waves and current and winds we'll be done with one chapter of NCERT.